हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज को, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा वायुदाब। वायुदाब चैप्टर से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखेंगे वायुदाब चैप्टर को। वायु का अपना भार होता है। वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत जो है तो वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे क्या वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। वायु जो होती है तो वायु का अपना मतलब भार होता है, और किसी क्षेत्र के ऊपर जो है तो ये विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर क्या है लंबवत दबाव डालती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको एयर प्रेशर कहते हैं। और इसको जो मापने की इकाई है तो मापते किसको द्वारा है, किसके द्वारा, तो ये बैरोमीटर में। बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो है पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। बैरोमीटर में जो है ये हमने कल वाले भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो है मतलब ये बैरोमीटर में के तल में जो है अचानक गिरावट है, ये किसके आने का सूचक रहता है, तो ये तूफान के आने का सूचक रहता है। बैरोमीटर में जो है ये पारे के तल में अचानक गिरावट जो है तो ये सूचक रहती है किसकी, तूफान आने के। और बैरोमीटर की ये जो रीडिंग होती है, बैरोमीटर के रीडिंग में पहले गिरना पुनः धीरे धीरे बढ़ना जो है तो ये किसका सूचक होता है, ये वर्षा का सूचक होता है। ये वर्षा की स्थिति का घोतक होता है। और बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार जो है बढ़ना ये होता है प्रति चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत होता है। बैरोमीटर में यदि ये जो है पारे का तल क्या है लगातार मतलब बढ़ रहा है, तो ये प्रति चक्रवाती और साफ मौसम का संकेत देता है। वायुमंडलीय दाब के ये क्षैतिज वितरण से जो है वायुमंडलीय दाब के ये जो है क्षैतिज वितरण को क्या है, तो यहाँ पर ये समदाब रेखाओं के द्वारा या आइसोबार के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। समदाब रेखा क्या होती है, तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो औसत सागर तल का समान मतलब वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ये वो मतलब रेखाएं होती हैं, समदाब रेखाएं, ये मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती हैं जो औसत सागर तल पर जो है समान वायुदाब वाले स्थानों को क्या करती हैं, मिलाती हैं। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां जो है वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे क्या कहती हैं, इसको दाब प्रवणता कहते हैं। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण होता है। औसतीय सागर तल पर वायुदाब के ये क्षैतिज वितरण का मतलब ये अध्ययन जो है समदाब रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। ये जो वायुदाब के क्षैतिज वितरण का जो मतलब अध्ययन हो रहा है तो इन्हीं आइसोबार्स के माध्यम से किया जाता है। यदि समस्त पृथ्वी को देखा जाए तो उच्च दाब तथा ये निम्न दाब की कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत जो है सुस्पष्ट वितरण है। यदि पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए तो निश्चित रूप से वायु दाब का क्या है वितरण, ये क्रमबद्ध ये मेखलाओं के रूप में पाया जाता है। या यहाँ पर इसका जो वितरण है तो ये क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है, परंतु स्थल तथा जल के ही असमान वितरण के कारण क्या है, मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है और धरातल पर वायु दाब का जो है तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल जो है तापमान जिम्मेदार नहीं होता है। वायुदाब की जो है मतलब वायुदाब की जो पेटियां होती हैं, इनकी जो उत्पत्ति होती है तो इसमें क्या होता है, जिम्मेदार मतलब केवल जो है टेम्परेचर ही इसमें जिम्मेदार नहीं होता है, वरना इसमें क्या है जो इनकी ये इसमें ये गति कारण मतलब डायनामिक फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें ये जो डायनामिक फैक्टर्स होते हैं ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। और उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर जो है तो वायुदाब की पेटियों को दो मतलब बृहद समूहों में इनको डिवाइड किया गया है। यदि उत्पत्ति के आधार पर मतलब बात की जाए तो जो वायुदाब पेटियां हैं तो इनको दो बृहद समूहों में मतलब विभाजित किया जाता है। पहली जो है तो वो है तापजन्य वायुदाब पेटी। जो तापजन्य वायुदाब पेटी है इसके अंतर्गत जो है तो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी है गतिजन्य वायुदाब पेटी, तो इसके अंतर्गत जो है तो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर ये फिगर दिया गया है। अगर यहाँ पर हम जो है ये फिगर दिया गया है इसको देखिए तो यहाँ पर जो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब होता है। जो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब होता है तो ये जो है कहाँ पर मिलता है, ये मतलब 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। और ये जो है भूमध्य रेखा के मतलब ये दोनों तरफ है। यहाँ पर ये मतलब ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से ये इस तरफ और इस तरफ ये भूमध्य रेखा की जो है दोनों तरफ मिलता है। दूसरा जो है यहाँ पर ये उपोष्ण जो उच्च वायुदाब है, उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है
तो ये कहाँ से मतलब कितने ये डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, तो ये जो है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों तक जो है पाया जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो होता पाया जाता है, तो इसका विस्तार जो रहता है, तो ये कहाँ कितने तक रहता है, इसका विस्तार 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो है, तो ये जो ध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है, जो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब है, तो इसका विस्तार जो है, तो ये 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में इसका विस्तार रहता है। इसके अलावा जो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो होती है, तो ये कहाँ पर रहती है, इसका विस्तार जो है, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार जो है, तो ध्रुवों पर तथा ये समीपी क्षेत्र में, मतलब यहाँ पर जहाँ पर क्या है, ये निम्न तापमान होता है, उसके कारण यहाँ पर ये इसका विस्तार रहता है। जहाँ पर ये निम्न मतलब तापमान के कारण यहाँ पर ये वायुमंडल में जो है ठंडी और भारी हवाएं होती हैं, धरातल पर उतर मतलब आती रहती हैं, और इसी कारण क्या है, यहाँ उच्च वायुदाब का जो है मतलब ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब का यहाँ पर मतलब निर्माण होता है, यहाँ पर ये विस्तार इसका रहता है। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पर आगे बात करेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है, तो इस पेटी का विस्तार जो है, तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर, इसका भूमध्य रेखा के दोनों ओर विस्तार होता है और 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। परंतु क्या होता है, सूर्य के जो है मतलब ये ऋतु के अनुसार क्या है, उत्तरायण तथा ये दक्षिणायन होने के कारण क्या है, इस पेटी में खिसका हुआ स्थानांतरण होता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है कैसी लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर जो है, ये वाली जो मतलब भूमध्य रेखा पर है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या है, मतलब इस प्रकार जो है वर्ष भर क्या है, ये लंबवत बढ़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जिस कारण जो है यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण क्या है, हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। जब मतलब सूर्य की किरणें मतलब ये वर्ष भर लंबवत पड़ेंगी, तो मतलब सीधी सी बात है कि तापमान जो है, टेम्परेचर वहाँ का अधिक रहेगा। तो इस कारण क्या होता है, जब टेम्परेचर अधिक रहेगा तो हवाएं भी मतलब गर्म रहेंगी। जो जहाँ पर मतलब अधिक सूर्य का ताप पड़ेगा वहाँ पर, जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है गर्मी भी क्या है, अधिक होगी। तो यहाँ की जो है हवाएं भी गर्म होकर के फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। इस कारण जो है यहाँ पर सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है। इसी कारण इस पेटी को जो है, तो इसको डोल ड्रम कहा जाता है। ये पेटी जो होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, डोल ड्रम पेटी भी कहा जाता है। और डोल ड्रम की पेटी में जो है पश्चिम से पूर्व विषुवतीय पछुआ हवाएं चलती हैं। डोल ड्रम की पेटी जो होती है, तो इसमें पश्चिम से पूर्व विषुवतीय पछुआ हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो है, तो इसका विस्तार जो है, अभी हमने इसके पहले भी मैप मतलब फिगर में भी देखा था कि इसका विस्तार जो है, तो कहाँ तक रहता है, तो ये 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ये वायु इन अक्षांशों से कहाँ नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण क्या है, वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब जो है क्या होता है, गतिजन्य हो जाता है। इस पेटी को क्या है, इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस पेटी को जो है मतलब अश्व अक्षांश भी क्यों कहा जाता है, इसकी मतलब एक अपनी खुद की एक बहुत लंबी कहानी है। इसको मतलब अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी दिन, क्योंकि ये मतलब इस पेटी को जो है, इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है। बस अभी इतना जान लीजिए फिलहाल, बाकी इसको अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर इस शांत तथा अनिश्चित मौन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में जो है घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप क्या है, व्यापारी जलयानों को हल्का करने के लिए यहाँ पर क्या करते थे, कुछ मतलब घोड़ों अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण जो है इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा, क्योंकि मतलब जब व्यापारी मतलब क्या करते थे, ये जलयानों से मतलब घोड़ों को लाद कर ले जाते थे, तो जो है यहाँ पर जब ये मतलब जलयानों के संचालन में कुछ कठिनाई उनको महसूस होती थी, तो वो क्या करते थे, कुछ घोड़ों को उतार कर वहाँ पर मतलब सागर में फेंक देते थे। इसी कारण इसे अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। नेक्स्ट बात करेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार जो है, तो ये दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है।
इसका मतलब दोनों गोलार्धों में विस्तार पाया जाता है। मैप में देख लीजिए, यहाँ पर जो है इसका विस्तार जो है कहाँ पर, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये इसका विस्तार कहाँ पर, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो है, तो इसका ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो है, तो इसका विस्तार जो है कहाँ पर, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद क्या है, यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः क्या है, पृथ्वी की जो है मतलब ये रोटेशन के कारण क्या है, घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है, तो ये ध्रुवों पर तथा ये समीपी क्षेत्रों में क्या है, अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ ये वायुमंडल में ठंडी और भारी हवाएं धरातल पर उतरती हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ उच्च वायुदाब का आविर्भाव होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कथन ए लिख रहा है, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कथन ए लिख रहा है, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण आर लिख रहा है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। यहाँ पर इसका जो है ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये कथन क्या है, अपनी अलग बात कर रहा है, और कारण इसका जो है ये अपनी मतलब एक अलग बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। और यद्यपि इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है, परंतु क्या होता है, यहाँ पर अक्षांशों के संदर्भ में महासागर एवं भूमि पर निर्मित निम्न वायुदाब केंद्रों का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि महासागरों पर जो है निर्मित निम्न दाब क्षेत्र स्थायी होते हैं। निम्न दाब क्षेत्र क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे। हॉर्स अक्षांश से किसे संबंधित करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 30 डिग्री हो। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों से नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण क्या होता है, वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है और इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से जो लदे जलयान होते थे, तो इनके संचालन में मतलब इनको चलने में यहाँ पर कठिनाई महसूस होती थी। तो परिणाम स्वरूप क्या होते थे, व्यापारी जो होते थे वो क्या करते थे, वे मतलब जलयानों को हल्का करने के उद्देश्य से कुछ घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण ही जो है इसे क्या अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। तो ये अश्व अक्षांश वाला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट लिख रहा है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सागरों के ऊपर 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रतीक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। दूसरा स्टेटमेंट है, हॉर्स अक्षांश जो है ये निम्न दाब कटिबंध है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब जो है तो ये सबसे कम कहाँ होता है। वायुदाब सबसे कम होता है कब, तो ये ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। धरातल पर वायुमंडलीय दाब और तापमान के बीच जो है परस्पर उल्टा संबंध होता है। स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होता है, परंतु ऊंचाई के साथ जो है तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा चैप्टर। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको जल्दी खत्म कर लेंगे। दूसरा चैप्टर है यहाँ पर बादल। बादल जो है तो ये जल सीकरों तथा हिम सीकरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है। बादल जो क्या होते हैं तो ये जल सीकरों और हिम सीकरों का ही क्या है, बड़े पैमाने पर मतलब समूह होते हैं। ये कोहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिससे मतलब कोहरा नीचे पाया जाता है। नीचे तो ये कोहरे की अपेक्षा क्या है, कुछ अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जब धरातल पर क्या है, ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र हवा की एडियाबेटिक तापपतन दर जो है क्या होती है, आसपास की वायु के तापपतन दर से कम हो जाती है। तो वायु क्या होती है, अस्थिर होकर निरंतर ऊपर होकर क्या है, ठंडी हो जाती है। तथा ओशांक के बाद क्या होता है, ये ओशांक के बाद जो है संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल सीकरों का तथा हिमांक से नीचे हिम सीकरों का निर्माण होता है, और फिर इनका आकार जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है तथा अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह जो है क्या, ये बादल की रचना करते हैं। तो आई होप आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया हो गया होगा। ज़्यादा तो इसको नहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, बाकी एक थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो है बादल क्या है आखिर। अब बात करेंगे यहाँ पर बादलों के वर्गीकरण में इनके सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई को प्रमुख आधार बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीरस क्लाउड्स या पछाप बादलों की। पछाप बादल जो है तो ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पछाप बादल जो होते हैं तो ये क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और ये बादल प्राय जो है क्षेत्राय रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है तो ये छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है, जिनसे होकर के सूर्य की किरणें गुजरती हैं, जिस कारण इनका रंग कैसा श्वेत दिखता है। और चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में जो है यही पछाप मेघ दिखने लगते हैं। जब चक्रवात आने वाले होते हैं तो उसके पहले जो है आकाश में क्या, यही पछाप मेघ जो होते हैं ये दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है पछाप स्तरीय बादल। पछाप स्तरीय बादल वे बादल होते हैं, मतलब मुख्यतः ये कितने 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये जो है तो कब कहाँ, ये 18,000 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के मतलब ये सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जो है क्या, मतलब ये प्रभामंडल बन जाता है, जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। नेक्स्ट है पछाप कपासी बादल। पछाप कपासी बादल जो होते हैं तो ये बादल सफेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल जो है तो ये आकाश में लगातार रूप में फैले जो नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इनमें क्या है, विस्तृत और लगातार वर्षा होती है। जो विस्तृत और लगातार वर्षा होती है तो वो किनसे होती है, वो जो उच्च स्तरीय बादलों से होती है। तो इनको याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि विस्तृत एवं लगातार वर्षा जो होती है तो वो किस प्रकार के बादलों से होती है, तो किससे होती है, उच्च स्तरीय बादलों से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है उच्च कपासी बादल। उच्च कपासी बादल जो है तो ये पछाप कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये जो है तो ये पछाप कपासी बादलों की भांति कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्तरीय कपासी बादल। स्तरीय कपासी बादल जो है तो ये बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्तरीय बादल। स्तरीय बादल जो होते हैं तो ये बादल कुहरे के समान जो होते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्राय जो है कहाँ पर, तो ये शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। नेक्स्ट है वर्षा स्तरीय बादल। वर्षा स्तरीय बादल जो है तो ये बादल क्या है, धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं। वर्षा स्तरीय बादल जो है तो ये धरातल के अधिक नज़दीक पाए जाते हैं, और काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण जो है अंधकार छाता जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है। ये जो वर्षा स्तरीय बादल होते हैं ये अत्यधिक वर्षा करते हैं। नेक्स्ट है कौन से, कपासी बादल या कैमुलस क्लाउड्स जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये बादल अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं। प्राय ये लंबे रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग कैसा होता है, तो ये गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है। इनमें क्या है, प्राय साफ मौसम का आभास होता है। नेक्स्ट है कपासी वर्षा बादल।
कपासी वर्षा बादल जो होते हैं तो ये बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है कि इनके साथ कपासी वर्षा बादलों के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघ गर्जन। मेघ गर्जन जो है ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो है तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। मेघ गर्जन वास्तव में तड़ित झंझा जो है स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं जो है तो ये ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ क्या है, घनघोर जलवर्षा या संघनन के पश्चात होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक जो है मतलब वायु जो है तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण क्या है, भयंकर आवाज उठती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बादल परिणाम है। बादल जो है तो ये किसका परिणाम है, वाष्पीकरण के या सामान्य दर पर ह्रास दर के या कैटाबैटिक ह्रास दर के या संघनन के, किसका जो है परिणाम है बादल। बादलों के बनने की प्रोसेस क्या है, तो ये परिणाम है किसका, संघनन का। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया जो है तो ये कंडेंसेशन कहलाती है। और पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप जो है निर्मित जल कणों या हिमकणों के समूह को क्या है, इनको बादल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से बादल जो है अत्यधिक और तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, कपासी बादल या कपासी वर्षा बादल या वर्षा स्तरीय बादल या पछाव स्तरीय बादल, कौन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपासी वर्षा बादल। कपासी वर्षा बादल जो होते हैं तो ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल कौन से हैं, तो ये पछाव स्तरीय बादल हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पछाव स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है। मेघ गर्जन जो है किस किस तथ्य के कारण होता है, ठीक है। मेघ गर्जन पहला तो संघनन के कारण भी होता है, ये जो है इसके उच्च ताप और आर्द्रता के कारण भी होता है। यहाँ पर इसका पर्वत विज्ञान का इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी ऊर्ध्वाधर हवा से भी होता है। तो ये किसके किसके संघनन के द्वारा, उच्च ताप एवं आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा से, बाकी पर्वत विज्ञान से इसका कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा जो है स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं जो है तो ऊर्ध्वाधर तीव्र गति से चलती हैं। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ साथ घनघोर वर्षा संघनन के पश्चात होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है जिस कारण क्या है, भयंकर आवाज उठती है। और पर्वत विज्ञान का इसमें मतलब इसको जो है यहाँ पर पर्वत विज्ञान का कोई संबंध नहीं है इससे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसकी द्वारा उत्पन्न होती है। तड़ित झंझा के दौरान जो है तो आकाश में जो तड़ित या मतलब बिजली है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये जो है देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर इसका जो मतलब ये इंग्लिश वाला वर्जन था तो इसमें यहाँ पर ये थंडर की बात की गई थी, मेघ गर्जन को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया था। जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन पर जो है यहाँ पर ये इसको किसको लाइटिंग की बात कर दी गई। तो क्या होता है मतलब जब भी कोई हिंदी और इंग्लिश का जो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है होते हैं, जो हिंदी मतलब ट्रांसलेट करके क्वेश्चन लिखा जाता है, तो जब भी कोई इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो क्या होता है, जो इंग्लिश मतलब वर्जन होता है
उसको ही आयोग के द्वारा माना जाता है। तो क्या करना चाहिए, मतलब जब भी एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम हॉल में हो तो जो भी मतलब कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कन्फ्यूजन हो रहा है उसके हिंदी वर्जन में, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत जो है उसके इंग्लिश वर्जन को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर इसका हिंदी और इंग्लिश वाला मैटर था। बाकी बिजली के चमकते ही जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसके कारण क्या है, तापमान अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से अचानक फैलती है। इसी कारण भयंकर आवाज़ उठती है। इसे ही जो क्या कहते हैं, मेघ गर्जन कहते हैं। और बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण जो है क्या, तड़ित उत्पन्न होती है। और उपरोक्त में से कोई भी कारक जो है मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक जो है पछाव मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। किस एक का सुझाव देते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक जो हैं? तो ये सुझाव देते हैं किसके लिए, भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए। किसके लिए, भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए जो है वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक जो है तो ये पछाव मेघ विरलन तकनीक है। पछाव मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल हैं जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। इन मेघों पर जो है विस्मत या ट्राई आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी जो मतलब ऊष्मा अवशोषण क्षमता होती है, क्या होती है, वो हो जाती है कम। और जिसके मतलब ये भौमिक विकिरण अंतरिक्ष में क्या है, तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगेगा और इस तरह जो है भूमंडलीय तापन कम हो जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी अभियान मतलब ये भू अभियांत्रिकी तकनीक के कारण जो है संताप मंडल में सल्फेट वायु विलय एरोसोल के जो है छिड़काव से एक परत बन जाती है जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में इसको परावर्तित कर देती है, जिससे क्या है पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह जो है क्या, ये वैश्विक तापमान या मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कम होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। जब मतलब मेघाच्छादित का मतलब है बादलों वाली रातें। जब मतलब बादल छाए रहते हैं जिस रात में, तो क्या है उस रात में अगर जिस रात में बादल छाए रहे हों उसकी सुबह अगर आप बाहर निकल कर देखिए घास वगैरह पर, तो आपको क्या है ओस की बूंदें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, ये ओस की बूंदें जो हैं तो ये मतलब बादलों वाली रात में क्यों नहीं बनती हैं, इनका क्या कारण है यहाँ पर। तो इनका जो कारण ये है कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। पृथ्वी के जो विकिरण मतलब वापस ऊपर पहुंचते हैं बादलों के पास, तो बादल उनको क्या करते हैं, वापस परावर्तित कर देते हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं जो है तो स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष जो है आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे क्या है वायु में जलवाष्प की मात्रा या आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे क्या है संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ओस। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो ये पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु सतह जो है क्या ये गर्म बने रहते हैं। इसी कारण दैनिक तापांतर कम हो जाता है और क्या है ओस नहीं बन पाती है। तो ये मतलब पूरी प्रोसेस थी कि जो है ओस ना बन पाने की। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।